Hello friends, my name is Priyanshi and welcome to my channel ज्ञान हब। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 6 एसएसटी का आवर पास्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर का नाम हम एक बार समझ लेते हैं। क्या, कहाँ, कैसे और कब। ये 4 मेन क्वेश्चंस हैं जो कि एसएसटी में हमसे पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मेनली हमसे यही पूछा जाता है। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। जैसा कि हमें पता है कि आवर पास्ट, इस बुक्स के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें हमारे पास्ट के बारे में, हमारे कल्चर, हमारी कंट्री, हमारे वर्ल्ड के पास्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे तो हमें पता है, क्लियर है कि हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल हम फिर भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसे हम इन 4 क्वेश्चंस में कैसे डिफाइन करते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, युद्ध हुआ, वॉर हुई 2 कंट्रीज के बीच में। वेयर, कहाँ हुआ, कारगिल में हुआ, जम्मू कश्मीर में। हाउ, यानी कि कैसे हुआ, 2 देशों में आपसी संबंध अच्छे नहीं थे और किसी देश ने दूसरे देश को के जवानों पर हमला किया, इस वजह से हुआ। तो हमें ये पता चल गया कैसे हुआ। एंड नेक्स्ट है व्हेन, कब हुआ। कब हुआ, हमें ये पता है कारगिल का युद्ध 1990s में हुआ था। यानी कि अगर हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो हमें ये भी पता होगा कि उस इंसिडेंट की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। एक चीज़ की हिस्ट्री को जानने के लिए हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। बट हमें इन चारों के आंसर पता कैसे चलते हैं, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what happened so many years ago? Rashida's question. रशीदा का क्वेश्चन। रशीदा एक दिन बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक से उसकी आंखों ने एक स्मॉल हेडलाइन देखी और बस उसके बाद उसके दिमाग में वही चलने लगा। उस हेडलाइन में लिखा था 100 साल पहले। उसके दिमाग में बस यही आया कि कैसे किसी को पता चल सकता है कि 100 साल पहले, इतने समय पहले क्या हुआ था। चलिए जानते हैं कि कैसे पता चलता है और क्यों पता चलता है। फर्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। हम कैसे पता करते हैं कि क्या हुआ था। येस्टरडे हम सबको पता होगा। येस्टरडे एक ऐसा वर्ड है जो कि बीते हुए कल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। येस्टरडे का मीनिंग, येस्टरडे हमें कैसे पता चलता है। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड अ न्यूज़पेपर। आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको कल क्या हुआ इस बारे में पता चल जाएगा। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ। इसके बारे में कोई भी ऐसा इंसान जिसे कि पिछले साल की बातें याद हैं, उससे आप पूछ सकते हो, वो बता सकता है। लेकिन बहुत ही लंबे लंबे समय पहले क्या हुआ, ये कैसे पता चलेगा। देखिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out. What people ate, the kind of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं अभी के टाइम पे। आगे का तो नहीं पता, बट अभी हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। अभी हम कुछ चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे,
किस तरह के कपड़े वो लोग पहनते थे एंड किस तरह के घरों में वो रहते थे। हंटर्स की लाइफ कैसी थी, शिकारियों की लाइफ कैसी थी, पशुपालन करने वाले लोगों की लाइफ कैसी थी, जो किसान थे उनकी लाइफ कैसी थी, राजा महाराजा, व्यापारी, पंडित, मौलवी, जो आर्टिस्ट्स होते थे, म्यूजिशियन होते थे, साइंटिस्ट्स होते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे बच्चे कौन से गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरीज सुनते थे, कौन से प्लेज उन्होंने देखी, कौन सी एक्टिंग्स उन्होंने उस टाइम पे देखी, या फिर कौन से सॉन्ग्स उन्होंने गाए। हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। लेकिन ये हमें पता कैसे चलती है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। बट मैं आपको बेसिकली बता दूँ, ये हमें पहले के टाइम पे जो नोट्स रह गए हैं, पहले जो पोइट्स ने पोएम्स लिखी हैं, राइटर्स ने बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में उन्हें पढ़ के हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड पीपल लिव? लोग कहाँ रहते थे? हमारे पास एक मैप दिया हुआ है यहाँ पर। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. People have lived along the banks of the river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in their surrounding forests and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. इसमें हमें कहा गया है कि मैप 1 में नर्मदा नाम की जो नदी है उसे ढूंढें। हमारे पास ये है। अब इसमें नर्मदा नदी कहाँ पर है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पॉइंट कर रखा है, यहाँ सेंट्रल इंडिया में नर्मदा नदी है। इसी नदी के बैंक्स पर कई सालों तक लोग रहते थे, कई हजार सालों तक। कुछ स्टार्टिंग में जो लोग यहाँ पर रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। वो खाना इकट्ठा करने में माहिर थे बहुत ज़्यादा। उन्हें पता था कि उनके आसपास के जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनमें क्या क्या खजाना छुपा हुआ है। वो रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, दूसरे फॉरेस्ट कौन सा खाना पैदा करते हैं, कौन सा फूड प्रोड्यूस करते हैं, ये भी उन्हें पता होता था। तो वो बिल्कुल बहुत ही स्किल्ड हो चुके थे खाना इकट्ठा करने में, क्योंकि वो कई 100,000 सालों से वहाँ पर रह रहे थे। वो एनिमल्स का हंट भी करते थे, एनिमल्स को मार कर शिकार करके उन्हें भी खाते थे। अब हमें एक का पता चल गया, एक कहाँ पर रहते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड क्रिथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle and lived in villages. Locate the Garo Hills in the northeast and the Vindhyas in central India. अब हमें कहा गया है कि सुलेमान और क्रिथार हिल्स को पॉइंट आउट करो। तो सुलेमान और क्रिथार हिल्स यहाँ पर देखिए सबसे नॉर्थ में यहाँ पर पाकिस्तान में जो कि है, अब है पाकिस्तान से भी पीछे, अब पाकिस्तान की बिल्कुल सीमा पर जो एरियाज हैं, इन एरियाज में करीब 8,000 साल पहले सबसे पहले लोगों ने खुद कोई भी प्लांट लगाकर क्रॉप्स उगाई थी। क्रॉप्स जैसे कि गेहूँ, मक्का, बार्ले, ये चीज़ें कम से कम 8,000 साल पहले इसी एरिया में सबसे पहले उगाई गई थी। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले जो जानवरों को पालना, भेड़, बकरियों, गायों, इन सब को पालना और विलेजेस में रहना, ये भी इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। नाउ लोकेट द गैरो हिल्स. अब गैरो हिल्स और विंध्यास को हमें इसमें लोकेट करने के लिए कह रहे हैं, इंडिया के पास्ट इंडिया के मैप में। गैरो हिल्स यहाँ है, बिल्कुल बंगाल से थोड़ा सा आगे यहाँ पर है गैरो हिल्स।
एंड विंध्यास है बिल्कुल यहाँ सेंट्रल इंडिया में विंध्यास है जो कि अब महाराष्ट्र में है। और बिल्कुल ईस्ट इंडिया में है गारो हिल्स। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी। यही वो प्लेस हैं जहाँ पर सबसे पहले चावल उगाए गए थे। दुनिया में सबसे पहले चावल उगाए गए थे, दुनिया का तो क्या पता, लेकिन इंडिया में तो यही माना जाता है कि सबसे पहले चावल विंध्यास में उगाए गए थे। विंध्यास जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के पास है ये विंध्यास, यहीं पर सबसे पहले चावल उगाए गए थे। Trace the river of Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flows in the larger river. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of the rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the seacoasts. अब हम देखेंगे इसमें इंडस नदी के बारे में। एज वी कैन सी इंडस नदी यहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इंडस नदी का आप देख सकते हैं कि इसके कई सारी टेरिटरीज निकल रही हैं, कई सारी छोटी छोटी नदियाँ इसमें से निकल रही हैं। बट इंडस नदी सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है वर्ल्ड की। सिंधु घाटी सभ्यता आपने कई बार सुना भी होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, this is the oldest civilization of the whole world. See, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई साल पहले 4700 साल पहले लोग रहते थे और वहीं पर पहले शहर भी बनाए गए थे। कुछ 2500 साल पहले ही 4700 साल पहले लोग वहाँ पर रहते थे, लेकिन फिर चेंज होने लगा टाइम, कुछ प्रॉब्लम्स आई उनके लाइफ में नेचर की वजह से। एंड देन 2500 साल पहले से लोग गंगा रिवर के साइड में रहने लगे। गंगा रिवर की जो दूसरी नदियाँ थी उसके साथ की, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में जो ये गंगा रिवर आप देख सकते हैं हिमालय से निकल रही है, इस रिवर के साथ सारे लोग रहने लगे। Locate Ganga and its tributary called the Sun. In ancient time, the area along the rivers of the south of Ganga was known as Magadha. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in the other parts of country as well. Throughout, people traveled from one part to the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. So, men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like flood or drought. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. Beside, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. Those led to the sharing of ideas between people. हम सब ने ये देखा कि गंगा, इसमें हमें बताया गया है कि गंगा और उसकी जो नदियाँ थी उन सब को कहा जाता था सन। पहले के टाइम पे, पुराने टाइम में जो नदियाँ थी गंगा के साथ, और जो नदी थी गंगा उसके आसपास का सारा एरिया कहलाता था मगध। और उस मगध पर राज करने वाले रूलर्स बहुत ही पावरफुल थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। वो साम्राज्य जो कि दूसरे पार्ट्स में भी हमारे कंट्री के साम्राज्य खड़ा हुआ था, बट मगध जैसा बड़ा साम्राज्य कभी खड़ा नहीं हो पाया था। दैट्स वाई अभी भी आप देख सकते हैं कि मिडल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा डेवलपमेंट है कंपेरेटिवली दूसरी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बट now everything is going fine and equal, but at that time Magad was the center of power. Okay,
अब आगे हमें बताया गया है लोगों के ट्रैवल के बारे में। लोग ट्रैवल कहाँ करते थे। इंडिया एक, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम में इंडिया बहुत ही बड़ा होता था, जितना अभी है उससे बहुत बड़ा। उस टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ इंडिया में आती थी। अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना नहीं आता था। चाइना वाज़ अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम ऑलवेज। जितना पास्ट इंडिया का इतना ही पास्ट चाइना का भी है। चाइना इज़ अ डिफरेंट कंट्री, बट म्यांमार, ये सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर एक सब कॉन्टिनेंट बनाया करती थी। जैसा कि हमें पता है कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 अलग अलग बड़े महाद्वीप जो कि समुद्र के ऊपर हैं। वैसे ही अलग अलग माउंटेन से, अलग अलग रिवर्स से सेपरेट होके ये जो सारे कंट्रीज़ हैं ये बाकी के एशिया से कट जाती थी। इसीलिए इन सबको एक साथ मिलकर सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। जैसा कि हम आजकल न्यूज़ में भी सुनते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम का जो पूरा ये पार्ट था एशिया का, ये एक साथ मिलकर सब कॉन्टिनेंट एक बनाता था। इसमें कैसे लोग ट्रैवल करते थे। जो पहाड़ियाँ होती थी, बड़े माउंटेन्स होते थे, हिमालय को इंक्लूड करके, जो रेगिस्तान होते थे, नदियाँ होती थी, समुद्र होते थे, इनकी वजह से जर्नी हमेशा डेंजरस रही है, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं रही है। इसी वजह से जितने भी लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जीवन की खोज में जाते थे। जीवन की खोज मतलब कि वहाँ पर भी वो लोग रह ही रहे होते थे, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पर खाना, पानी, इन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिलती हैं, तो इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इसलिए भी जाते थे ताकि वो लोग प्राकृतिक आपदाओं से बच सकें, जैसे कि बाढ़, सूखा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब इस टाइम पे वो लोग क्या करें, इस टाइम पर उस जगह से बचने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। कई बार लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आर्मीज़ लेकर जाते थे, ताकि एक राज्य दूसरे राज्य की जो ज़मीन है उसे अपने कंट्रोल में ले सके, उसे जीत सके। और आर्मीज़ को अगर हम छोड़ दें तो फिर मर्चेंट्स भी ट्रैवल करते थे। मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी ट्रैवल करते थे कारवां आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर चलते हैं और वो रहने का, खाने का, अपने हर चीज़ का बिल्कुल अच्छे से अपनी व्यवस्था करके जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो और शिप्स में भी जाते थे, जैसे कि या तो वो ज़मीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जाएंगे कारवां में, और अगर वो पानी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जाएंगे शिप्स से। शिप्स क्या होती हैं आपको पता होगा, पानी के जहाज़। ये लोग अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। वैल्यूएबल गुड्स यानी कि बहुत ही कीमती सामान लेकर जाते थे। और अगर हम बात करें रिलीजियस टीचर्स की, जैसे कि पंडित और मौलवी, कोई ईसाई गुरु है, कोई बौद्ध गुरु है। ईसाई गुरु तो इंडिया में नहीं होते थे उस टाइम पे, लेकिन कोई बौद्ध गुरु है, कोई हिंदू धर्मशास्त्र का बहुत ही ज्ञानी पंडित है जो कि टीचर है, वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाता था और रुक कर लोगों को एडवाइस देता था, इंस्ट्रक्शन देता था कि कैसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई लोग फाइनली फिर इन चीज़ों के अलावा अपने एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करने लग गए। उन्हें एक्साइटिंग प्लेसेस, नए प्लेसेस डिस्कवर करना बहुत ही पसंद आने लगा। ऑल दोज लेड टू शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इन सब की वजह से क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह आइडियाज़ शेयर होने लगे। मान लीजिए एक एरिया के लोगों को चावल उगाना आता है और दूसरे एरिया के लोगों को नहीं आता है, तो जब वो दोनों एरिया के लोग, जब उस एरिया के लोग जहाँ पे चावल उगते हैं दूसरे एरिया में जाएंगे, तो वो कभी ना कभी उन्हें सिखाएंगे कि चावल ऐसे उगाए जाते हैं, ऐसे उगाओ, ऐसे खाओ। तो फिर ऐसे ही नॉलेज का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे।
इसी की वजह से। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज? आज के टाइम पे लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? Look at map 1 once more. Hills, mountains, and seas from the natural frontiers and the subcontinent. While it was difficult to cross their frontiers, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. People from across the frontiers also came and into the subcontinent and settled here. These movement of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. See, ट्रैवल करने क्यों लोग ट्रैवल करते हैं आजकल भी? आप अगर उस मैप में देखेंगे, हमने जो मैप देखा उसमें कई सारे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, समुद्र है, इतनी सारी नेचुरल फ्रंटरीज, नेचुरल बाधाएं होने के बाद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह इन बाधाओं को पार करके, माउंटेन्स पर चढ़ाई करके, समुद्र को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो वहाँ पर सेटल हो जाएं और वहाँ पर सेटल हो जाते थे। इन सब से क्या हुआ, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो डेवलप हुआ और इसकी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। हमने शेयर किया कार्विंग स्टोन, कोई म्यूज़िक कैसे कंपोज करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, ये हमने पिछले कई सौ सालों में बहुत ही अच्छे से डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ लैंड। लैंड, ज़मीन का नाम। Two of the words we use for our country are India and Bharat, and the word India come from Indus called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called us the Hindus or the Indos, and the land of the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition of Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. See, हमारे धरती का नाम कैसे पड़ा? हमारी धरती का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा? हम अपनी कंट्री को पुराने टाइम से दो नामों से जानते हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। भारत, इंडिया नाम आया था इंडस से। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही का नाम है। तो इंडस से हमारा ये नाम आया है। सिंधु संस्कृत का एक वर्ड है जिसके नाम पर उस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था। अगर हम ईरान और ग्रीस को देखें जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, हमें मैप में दिख जाएगा, वर्ल्ड मैप में, जो ईरान और ग्रीक के लोग थे वो 2500 साल पहले जब आए इंडिया और उन्होंने देखा और वो लोग इंडस से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे, मतलब कि उन्हें सिंधु सभ्यता के बारे में पता था, सिंधु सभ्यता और सिंधु नदी के बारे में वो लोग जानते थे, इसलिए वो हमें बुलाने लगे हिंदोस और इंडोस, और इससे आगे चल के हमारा नाम हिंदू पड़ गया, सिंधु से हिंदू। And the land of the east of the river was called India, और उसी इंडस के नाम पर उस नदी के दूसरे पार की जो ज़मीन थी उसे वो कहलाने लगा इंडिया। ओके, The name of Bharat was used for a group of people who lived in the northwest. अगर हम 3500 साल पहले देखें तो एक बुक बनाई गई थी ऋग्वेद। 4 वेद बनाए गए थे, उनमें से ही एक है ऋग्वेद। उन चारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो ऋग्वेद था इसमें नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों का नाम भारत, लोगों के ग्रुप का नाम भारत रखा गया था इस ऋग्वेद में, और इसी के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। So this was the source of name for India. Next, finding out about past.
There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that are written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. Because these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of tree known as a birch, usually which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed. सी अब हम पास्ट के बारे में कैसे पता करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। कई सारे रास्ते हैं जिससे कि हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। हम बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि बहुत से बहुत साल पहले लिखी गई थी। ये इन बुक्स को कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript turn to page 45. सी पाम लीफ एक टाइप का पेड़ होता है। पाम उसकी जो पत्तियां होती थी उनसे बनाते थे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स का नाम मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए पड़ा क्योंकि मैन्यू मीन्स पुराने टाइम में लैटिन वर्ड था एक मैनू विच मीन्स हाथ से लिखा गया, इसीलिए मेन्यू वर्ड हम यूज़ करते थे। और स्क्रिप्ट हम सबको पता है, स्क्रिप्ट यानी कि कोई भी लिखी हुई स्टोरी कहलाती है स्क्रिप्ट। तो मेन्यू स्क्रिप्ट का नाम ऐसे पड़ा। ये यूजुअली पाम लीफ में लिखी जाती थी और कभी कभार ये स्पेशली बार्क ट्री होता है एक जो कि हिमालयाज में उगता है, उससे बनाए गए बर्च पेपर्स के ऊपर लिखी जाती थी। कई सालों में कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स खा ली गई इंसेक्ट्स के द्वारा, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kind of subject, religious belief and practices, the lives of kings, medicine and science. Besides there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by the ordinary people, and Tamil. लेकिन फिर भी मोस्टली जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो बच गई हैं, जो कि टेम्पल्स में और जो पुरानी सभ्यताओं के कुछ घर बचे हुए हैं उनमें रखी हुई है। ये जो बुक्स हैं इनमें हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक जो हमारी आस्था है, धार्मिक हमें क्या क्या काम करने चाहिए, राजाओं की ज़िंदगी के बारे में, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में। इनके अलावा इसमें कई सारी नोवेल्स, पोयम्स और प्लेज़, ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई है, लेकिन ये मोस्टली संस्कृत में लिखी हुई है, कुछ प्रकृत में लिखी हुई है। प्रकृत वो भाषा थी जो कि आम लोग यूज़ करते थे। संस्कृत भाषा पंडितों द्वारा यूज़ की जाती थी और जो प्रकृत लैंग्वेज थी वो यूज़ करते थे आम लोग। और तीसरी भाषा है तमिल। इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी लैंग्वेज माना जाता है तमिल को। सबसे पुरानी लैंग्वेज जो कि आज तक बोली जाती है और उसमें ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आए हैं, वो है तमिल। We can also study inscription. These are the writings on relatively hard surfaces such as stones or metals. Sometimes kings got their order inscribed on so that people could see, read and obey them. There are other kind of inscription as well, where men and women including kings and queens recorded what they did. For example, kings often record the victory in battle. हम इन्हें इंस्क्रिप्शन से ही पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है किसी भी पत्थर पर या किसी हार्ड सरफेस पर लिखा गया कोई भी अगर किसी पत्थर पर या मेटल पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। मोस्टली ये चीज़ें किंग्स के द्वारा लिखी जाती थी, किंग्स और क्वींस के द्वारा।
ये क्यों लिखी जाती थी? ताकि जो ऑर्डर राजा ने दिया है वो लोग देख सकें, पढ़ सकें, उन्हें ओबे कर सकें, उन्हें मान सकें और किंग्स के इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकें। और कई लोग इसलिए भी रिकॉर्ड रखते थे ताकि ये रिकॉर्ड हो सके कि उन्होंने क्या किया है। लाइक लोगों ने मान लीजिए कोई बैटल जीती है, कोई युद्ध जीता है, तो फिर वो इस पे लिखवाते थे राजा महाराजा। और अगर आम लोग हैं तो मान लीजिए कोई अपने घर का नाम लिखवाता था अपने घर के बाहर, तो वो भी एक तरह से इंस्क्रिप्शन हुआ एक। लाइक अगर हम अपने घर के बाहर नेम प्लेट पर भी अपना नेम लिखवाते हैं नेम प्लेट पर, तो फिर उसे वो भी एक टाइप का इंस्क्रिप्शन है। बट इंस्क्रिप्शन पुराने टाइम में लिखा जाता था, सो अभी वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। Can you think of the advantages of writing on hard surface and what could have been their difficulties? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस होंगे किसी हार्ड सरफेस पर लिखने के, और क्या डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती होगी इसकी वजह से? सी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब हमें पता चलेंगे कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस क्या होते थे। देखिए, इसके एडवांटेज तो ये होते थे कि ये लंबे टाइम तक, लाइक अभी तक कई सारे इंस्क्रिप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। तो इसका एक फ़ायदा तो यही होता था कि ये सारे इंस्क्रिप्शन बहुत ही लंबे टाइम तक रहते थे। और इसका जो डिफ़िकल्टी आती थी इसे लिखने में, वो ये होता था कि उस टाइम पे मशीनरी नहीं थी। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते थे। सो दैट्स हाउ इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी थी, बट इसका जो फ़ायदा था वो उस टाइम पे कहीं ज़्यादा लगता था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट्स होते थे जो कि एक ही बारी में बहुत ही अच्छी कलाकारी करके ये अच्छे से बना देते थे। तो डिफ़िकल्टी बहुत ही कम आती थी उस टाइम पे इन चीज़ों को लिखने में। So now, there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore the excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. देखिए, कई सारी दूसरी चीज़ें भी थी जो कि पहले के टाइम पे बनी थी और यूज़ की जाती थी। जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जो कि हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इसे याद रखिएगा, अगर किसी को भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अच्छी लगती है हिस्ट्री, तो वो आगे चल के आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये लोग पुरानी बिल्डिंग्स जो बनी थी स्टोन की, पत्थरों की, उनके बारे में पता लगाते हैं। और कई पेंटिंग्स की, स्कल्पचर जो पुराने टाइम में बनाया गया था, उसके बारे में पता लगाते हैं। वो लोग एक्सकेवेट भी करते हैं। एक्सकेवेट मतलब होता है ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं ताकि वो लोग ढूंढ सके पुराने टाइम के ऑब्जेक्ट्स। क्या होता था कि पुराने टाइम में कोई डिज़ास्टर आया तो फिर जो ऑब्जेक्ट्स उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे, वो उस घर के साथ ही ज़मीन के नीचे दब गए और रह जाते थे। तो इससे क्या होता था, वो ज़मीन के नीचे से निकालने को एक्सकेवेट कहते हैं और ये काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। सी, इसमें आर्कियोलॉजिस्ट को अक्सर टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स मिलते थे। कई सारे ऑब्जेक्ट्स इनमें से स्टोन के बने होते थे, कुछ हड्डियों के बने होते थे, कुछ बेक्ड क्ले यानी कि क्ले के बने होते थे। क्ले को जो हम भट्टी में पका देते हैं, इससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाती है क्ले। और मेटल के भी बने होते थे पहले के टाइम पे। ऑब्जेक्ट्स यूजुअली that are made of hard imperishable substance usually survive for a long time.
और इनमें से मोस्टली जो सामान था वो बहुत ही हार्ड था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, इसी वजह से ही वो अभी तक बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पा रहा है। Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seeds of grains or pieces of food have been burnt, they survive in a charred form. सी आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियों के लिए भी रिसर्च करते हैं कि एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, ताकि ये पता चल सके कि उस टाइम पे लोग क्या खाते थे। प्लांट्स बहुत ही कम ऐसा होता है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक रिमेन करते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं। अगर वो उग चुके हैं तो फिर वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कोई ग्रेन रखी हुई है, कोई बीज रखे हुए हैं किसी चीज़ में और वो जल जाता है तो फिर वो सर्वाइव होने का कोई चांस होता नहीं है। Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription, and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. See, historians जो होते हैं वो ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट में क्या हुआ इसके बारे में हमें बताते हैं और पढ़ते हैं। ये यूजुअली जो सोर्स लिखते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर, वो सोर्स यूजुअली मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, आर्कियोलॉजी होती है। इन्हीं सारी चीज़ों से उन्हें पता चलता है कि क्या हुई थी हिस्ट्री में। और एक बार अगर आपको हिस्ट्री पता चल गई, हिस्ट्री के सोर्सेस मिल गए, तो उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस बन जाता है उसे दोबारा बनाना। इसीलिए हिस्टोरियंस और डिटेक्टिव आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को सोर्सेस के लिए, इन सारी सोर्सेस को क्लूज की तरह यूज़ करते हैं पास्ट के बारे में पता करने के लिए। वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट या बहुत सारे। सी, अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different group of people. For example, the life of herders or farmers were different from those of kings and queens. The life of merchants were different from those of craft person, and so on. Also, as is true, even today people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most of the people living in Andaman Islands get their food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Difference such as existed in the past as well. क्या आपको ऐसा लगता है कि पास्ट सिर्फ एक ही था या फिर बहुत सारे थे? देखिए, हमारी बुक का नाम क्या है? आवर पास्ट। यानी कि पास्ट सिर्फ एक इंसान का नहीं है, पास्ट बहुत सारे लोगों का है। पास्ट एक प्लूरल टेंस है हमेशा से। एक, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एक हर्डर की लाइफ, एक फार्मर की लाइफ, एक राजा और रानी की लाइफ से बहुत डिफरेंट थी, एक व्यापारी की लाइफ एक आर्टिस्ट से बहुत डिफरेंट थी। ऐसा बिल्कुल सच भी है। अगर हम आज भी देखें तो हर अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें, प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आज भी अंडमान आइलैंड्स में लोग जब खाना खाते हैं तो फिर वो लोग फिशिंग पे, शिकार पे और फॉरेस्ट का खाना कलेक्ट करने पे डिपेंडेंट है। मोस्ट पीपल जो कि आजकल सिटीज़ में रहते हैं वो
वो दूसरी चीज़ों के सप्लाईज़ पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। तो हमें पता चल गया डिफरेंस। सिटी के लोग भी नेचर पर डिपेंडेंट हैं, बट उनका इतना डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है जितना अंडमान निकोबार के लोगों का है। अंडमान निकोबार के लोग बिल्कुल डायरेक्टली नेचर से ही वो चीज़ें लेते हैं और खाते हैं। सो इतना डिफरेंस आज के टाइम पे भी है, तो पास्ट के टाइम पे भी ज़रूर होगा। Beside, there is another kind of different. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while archaeology helps us to find out about their lives. There is much that remain unknown. इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक और डिफरेंस है हिस्ट्री में। एक है राजा महाराजाओं की हिस्ट्री, जिसमें कि बैटल्स के बारे में है, जिसका रिकॉर्ड उन्होंने बहुत ही अच्छे से रख रखा है, अपनी जीत का, अपनी हार का। तो इसकी वजह से उनकी हिस्ट्री हमें बहुत ही अच्छे से ब्रीफली पता है। बट अगर हम आम आदमियों की बात करें तो उनकी हिस्ट्री हमें ठीक से नहीं पता। जैसे कि एक शिकारी है, एक फिशिंग करने वाला इंसान है, एक गैदरर है, एक फार्मर है, एक पशुपालन करने वाला इंसान है। इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाते हम इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से। सो व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का क्या मतलब होता है? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards. They usually have the letters BC, before Christ, added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. If we see कि dates का क्या मीन होता था, तो डेट हमेशा क्राइस्ट के बर्थ पर डिपेंडेंट है। क्राइस्ट हम सबको पता है क्रिश्चियनिटी के जो संस्थापक थे, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, जिन्हें हिंदी में ईसा मसीह कहते हैं, वो उनके जन्म पर हमारे जो डेट है वो डिपेंडेंट है। अगर हम देखें 2000 अगर हम कहते हैं तो फिर वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के 2 साल हैं। अगर हम उस 2000 से पहले के किसी भी टाइम को रिफ़र करते हैं तो फिर हम रेफ़र कर रहे हैं 2000 BC को। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये आगे आपके में बहुत ज़्यादा आएगा। ये आप याद रखिए कि क्राइस्ट के जन्म से पहले के सारे टाइम को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, और क्राइस्ट के जन्म के बाद के सारे टाइम को आफ्टर क्राइस्ट। अगर हम देखें तो फिर हमारी हिस्ट्री 2000 से स्टार्ट है, 2000 ईयर्स बिफोर से स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले की भी हमारे पास हिस्ट्री है। लर्निंग लेटर्स विद डेट्स। BC we have seen stands for before Christ. If you will sometimes find AD before dates. This stands for 2 Latin words, Anno Domini, meaning in the year of Lord, example Christ. So 2005 can be also written as AD 2005. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stand for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms before Christian era and now used in the most countries in the world. In India, we began using the form of dating from about 200 years ago. अगर हम देखें तो BC बिफोर क्राइस्ट की जगह पर हम AD भी यूज़ करते थे। AD क्या होता है? AD होता है एनो डोमिनी, एक ईयर, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, भगवान का साल। तो अगर हम कभी भी 2005 लिखते हैं तो अगर हम उसके आगे AD लगा देंगे, AD 2005,
तो वो भी एक नॉर्मल ईयर ही माना जाएगा। और अगर हम सीई का देखें, सीई भी एडी की जगह पर कई बार रिप्लेस कर देता है एडी को, और बीसी को बीसीई रिप्लेस कर देता है। इसका क्या मतलब होता है? सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। एक कॉमन एरा जो कि अभी है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं एडी की जगह पर। एडी हम कब यूज़ करते हैं? आज के टाइम को रिफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एडी। तो अगर हम सीई लिखेंगे तो फिर वो कॉमन एरा बन जाएगा कि एक नॉर्मल टाइम पीरियड है जिसे कहते हैं सीई 2005। ऐसे ही बीसी अगर हम यूज़ करें तो हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ये टाइम हम हमेशा से यूज़ करते थे क्राइस्ट के बर्थ से पहले से। ओके, इंडिया में जो अभी पीरियड चल रहा है ये 200 साल पहले से ही हमने इसे यूज़ करना शुरू किया है। अदरवाइज हम इन डेट्स को यूज़ नहीं करते थे। Elsewhere, we have seen that inscriptions were written on the hard surface. Many of these were written several hundred years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over times. So, how do scholars understand what was written? This can be done through a process of decipherment. One of the most famous stories of decipherments come from the Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is the town and on the north coast of Egypt, and here are inscribed stones were found which contained inscription in 3 different languages. Script Greek, 2 form of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that names of kings and queens were enclosed in a little frame called cartouche, and they then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sound for which the Egyptian letter stood. As you can see, the lion stood for L, the birds stand for A. Once they knew what letter they stood for, they could read other inscription as well. C. अब हमें ये पता चल गया कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, बट इंस्क्रिप्शन हम कैसे पढ़ते हैं? इंस्क्रिप्शन लाइक कितने सालों पहले लिखा गया, उनमें अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, हम उन्हें कैसे पता करेंगे? तो इसे पता करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, निकाला है। रोस्टेरा नाम के एक इजिप्ट की कंट्री में एक पत्थर ढूंढा गया जिसपे कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जबकि यूजुअली डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ नहीं की जाती थी, बट इजिप्ट में 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी। उनमें से एक था ग्रीक और इजिप्शियन, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और उसके साथ कुछ साइन बने हुए थे जो कि वो लोग यूज़ करते थे अपने लेटर्स को प्रोनाउंस करने के लिए। तो जब हमने उन लेटर्स के साइन को ठीक से देखा, लाइक हमने ये देखा कि ग्रीक में नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए ग्रीक में लिखा हुआ है लॉमिस नाम लिखा हुआ है किसी का। अब हमें इजिप्शियन साइन के लिए यूज़ करना है वही नाम, तो हम इस टेबल के हिसाब से देखेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। एल यूज़ होता है लायन के लिए, ओ यूज़ होता है इस बैग टाइप का जो ये है एरिया, इसके लिए जो फिगर है इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉ ओ, एंड हमने क्या नाम किया था? लॉटिस। टी हम यूज़ करते हैं इस सेमी सर्कल के लिए, आई हम यूज़ करते हैं ऐसे ये जो तलवार टाइप की बनी हुई है इसके लिए, और एस हम करते हैं ऐसी एक ये जो फिगर आप देख सकते हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस। सो ऐसे ही हम डिफरेंट वर्ड्स को जब हमने ये देख लिया कि ये जो फिगर्स हैं इन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो फिर हमने दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स का भी पढ़ लिया कि दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या लिखा होगा। सो दैट्स हाउ हमने ये चीज़ें डिस्कस की। ये बहुत ही लंबे टाइम की एक रिसर्च का नतीजा है। सो इसमें हम ठीक से तो अभी नहीं समझ पाएंगे, आगे चल के हम बट इसे ठीक से समझेंगे। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग। नर्मदा वैली। नर्मदा वैली क्या थी? नर्मदा वैली थी फर्स्ट सिटीज नर्मदा वैली थी
हंटिंग एंड गैदरिंग हमने पढ़ा था। नर्मदा वैली में रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे हंटर्स थे और गैदरर्स थे। मगध, मगध क्या था? फर्स्ट बिग किंगडम, पहला किंगडम जो कि बहुत ही महान और बड़ा बना था। गारो हिल्स, गारो हिल्स थे अर्ली एग्रीकल्चर, वो कंट्री जहाँ पर एग्रीकल्चर ने सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर। इंडस एंड इट्स ट्राइब्रेट्स, इंडस क्या था? इंडस हमने पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस दुनिया की जो पहली सभ्यताएं थी उनमें से एक था। गंगा वैली, गंगा वैली क्या था? 2500 साल पहले जो सिटीज होती थी वो गंगा वैली में होती थी। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच में हम एक डिफरेंस बताएं। सी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस ये है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पत्तों पर लिखी जाती थी और इंस्क्रिप्शन किसी हार्ड एरिया पर लिखा जाता था। ओके, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमने चैप्टर में डिस्कस कर रखे हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिए तो आपको ये आप इजीली कर लेंगे। If you have any queries, you can comment me. If you find the video helpful, please like it, share it, and subscribe my channel for the next chapter. Thank you so much.